नमस्कार। 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, चीन ने तवांग में यथास्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की थी कोशिश। भारतीय जवानों ने चीनी फौजियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम विधेयक है सूचीबद्ध। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे पेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। और काशी तमिल संगमम का महाउत्सव जारी। आयोजन में वाराणसी के एमपी थिएटर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। साथ ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच वॉलीबॉल खेल का हुआ आयोजन। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं भारत और चीनी फौजियों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। संसद में भी गूंजा तवांग संघर्ष का मुद्दा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि वहां पर क्या हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने यथास्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी फौजियों को वापस उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर पहल की गई है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की भी खूब प्रशंसा की। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। इससे पहले मंगलवार सुबह जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे। लोकसभा में दोपहर बाद बजट 2022-23 की पहली अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह के गतिरोध को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज देखने को मिला है।
और संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को जिन विधेयकों का निपटान नहीं हुआ उन पर चर्चा की जाएगी। वहीं राज्यसभा भी आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देंगे। अर्जुन मुंडा विधेयकों को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा किरेन रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। और अब बात G20 की कर लेते हैं। G20 संगठन के वित्त व केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक के साथ ही वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की प्रथम बैठक बेंगलुरु में कल शुरू हुई। इसी के साथ G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रेक एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। वहीं मुंबई में G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत भी हो गई है। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में शुरू हो गई। बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शिरकत कर रही हैं। उद्घाटन सत्र में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए विकास लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। We created a sense of competition on performance in these 115 districts on the strengths of good governance through data. Every citizen of these districts and every politician of these districts knew whether those districts were going up or down. And therefore, there was a huge sense of competition, and because of competition on the basis of data, these districts could improve radically. भारत ने बीते 8 साल में जन कल्याण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तकनीक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वंचितों तक विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित भी किया है। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन और मिशन लाइफ के लक्ष्यों को भी G20 की अध्यक्षता के दौरान बढ़ावा दे रहा है। G20 की एक और अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई। वित्तीय मामलों को लेकर ये पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान आर्थिक और वित्त मामलों पर चर्चा हुई। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भारतीय दल में शामिल रहे। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के चर्चा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि श्री अरबिंदो की 150वें जन्मदिवस पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं और विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया है। अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। के बारे में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पुलिस ने इस बयान को लेकर दर्ज मामले में पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दामोह जिले में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पटेरिया के एक बयान का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को उनके खिलाफ पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस वीडियो में वो पीएम मोदी की हत्या की बात कहते देखे जा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पन्ना की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पटेरिया के बयान की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस को भी बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पटेरिया से 3 दिन के भीतर इसका जवाब मांगा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए। वैसे कांग्रेस पूरे मामले पर अलग अलग बयान देने में लगी है। इसकी वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो इस निंदनीय बयान के साथ खड़ी है या इसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष का लहजा अलग है। अपने इतने गंभीर और आपत्तिजनक बयान के बाद भी राजा पटेरिया अपने कहे को सही ठहराने में लगे हैं। कांग्रेस नेता के बयान से नाराज भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का कहना है कि ये बयान माफ किए जाने लायक नहीं। भाजपा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता पीएम को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। राजा पटेरिया का ये बयान इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वो इससे पहले भी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेठ बीएन पोद्दार के मैदान में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ब्रज भूमि के विकास से जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा को 822 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें उन्होंने 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 12 से अधिक विभागों से संबंधित थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रतीकात्मक चाबी चेक, टैबलेट, स्मार्टफोन और आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाने का सौभाग्य उनकी सरकार को मिला है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को कौतूहल से देख रही है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की प्रगति की ओर दुनिया आकर्षित हो रही है। ब्रजभूमि आज गो संरक्षण का सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है और सरकार ने इसे बायोफ्यूल तथा नेचुरल फार्मिंग के साथ भी जोड़ा है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है। और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहाँ पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक विजेता भारतीय हॉकी पुरुष टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं को शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के प्रदेश आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 13 से 29 जनवरी 2023 तक भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरा देश उत्सुक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कई प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हॉकी 2023 विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर के भारतीय टीम आज उत्तर प्रदेश में आई है। मैं इन सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं। महिला और पुरुष दोनों टीमों में बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से रहे हैं और आज भी भारतीय टीम के वे हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक CRP सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और आज ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे श्री ललित उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी SP पद की भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या 4 वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व कप सीरीज की उन सभी प्रतिष्ठित और विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने खेल नियमावली में संशोधन करते हुए उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है और ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। मैं श्री ललित उपाध्याय को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम के मुख्य आयोजन स्थल MP थिएटर में कई स्टॉल और चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित हो रही काशी तमिल संगमम संस्कृतियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। किया गया है, निश्चित रूप से ये अद्वितीय अद्भुत है। और जिस तरह हम बताते हैं काशी और तमिल का बहुत ही पुराना साथी रहा है और कहीं ना कहीं ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि उसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न जो हमारे विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। और हर राज्य में जाएं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा, रहन सहन, खान पान, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये फायदा होगा। तमिलनाडु से जो बच्चे आए हैं, हर तरह के लोगों को ये एक अच्छा ये अवसर है कि वो जानेंगे, वो काशी को भी समझेंगे, काशी को जानेंगे और इससे बहुत ज़्यादा अंतरंगता भी होगी, एकजुटता भी होगी। वाराणसी के MP थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के अंतर्गत वॉलीबॉल खेल का भी आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु की टीम का उत्तर प्रदेश की टीम से मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने तमिलनाडु के खिलाड़ियों को 3 सेटों से हराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद CP राधाकृष्णन ने पुरुष वॉलीबॉल खेल का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भले ही हम अलग अलग भाषा, रहन सहन, संस्कृति के हैं, लेकिन पहले भारतीय हैं। This Kashi Sangamam brings unity between the north and the south. Our ultimate aim is India is always one. Culturally we are always one. Heritage wise we are always one. Thinking wise we are always one. We speak different languages. That's not a big problem for us. Whatever may be our mother tongue, Mother India is one. That is the main message this Kashi Sangamam, Tamil Sangamam is bringing. This is a very friendly match.
this is inspiring the others. That is what is more important. Every youngster has to have an inspiration inside that will bring a glory to the Mother Bharat. That is the ultimate aim. That's why in my speech I said, I wish you all a day should come. In volleyball also, we should bring Olympic gold in both ladies as well as. तो खबरों में अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरेली की खाली पड़ी पुरानी जिला जेल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जेल की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इस लाइट एंड साउंड शो में आकर्षक ढंग से जेल की दीवारों पर बरेली के इतिहास, क्रांतिकारियों के बलिदान की गौरव गाथा, उनका जीवन काल के विषय में दिखाया जा रहा है। इस लाइट एंड साउंड शो के निर्माण में 6 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। सालों से खाली पड़ी पुरानी जिला जेल के अब आधुनिक तकनीक के द्वारा लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जो बरेली के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। शहीदों के बलिदानों को अक्षरों में पिरोकर क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने अपनी पहली पुस्तक इसी जेल में लिखी। जब जेल में नजरबंद गणेश घोष रिहा हुए तो मनमथनाथ ने ये पुस्तक उनके हाथ जेल से बाहर भिजवाई। पर जैसे ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तभी अंग्रेजों ने इसे जब्त कर इसको रोक लगा दी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बरेली में शो चालू हुआ है जो, मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कि आके देखें कि हमारे यहाँ भी ये चालू हो गया है। वैसे मैंने कलकत्ता में देखा था ये चीज़। कि रोहिलखंड जो क्षेत्र है वो अपने आप में वीरों का एक क्षेत्र रहा है। उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो हमने लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उनको बरेली वासियों के लिए उकेरा है, उनको वहाँ दर्शाया है, जिससे कि हमारे जो नई पीढ़ी है, जो नाम शायद बरेली के धूमिल होते जा रहे थे, उसको जाकर वहाँ देखें और वहाँ ये भी सीखें कि किस तरह इस रोहिलखंड क्षेत्र का नाम कैसे हुआ, कैसे इस पे गाथा लिखी गई, किस वीर ने क्या क्या काम यहाँ किए, वो सब हमने उसमें दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली वासी और उनके यहाँ आ रहे रिश्तेदार सभी लोग आएँ और लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखने जाएँ, क्योंकि जिस बरेली में हम रहते हैं उसकी गाथा भी, उसकी वीर गाथा भी हमें पता हो। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु आकार के खेत तालाब योजना के तहत तालाब किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लाभार्थी किसानों ने बताया कि इस योजना से उन्हें 52,500 रुपए सब्सिडी मिली है। खेत में बने तालाबों से जमीन में नमी बनी रहती है और मछली पालन से सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है। इस योजना से खेतों में समय से पानी मिलता है और जिससे समय से फसल भी होती है। सरकार की तरफ से तालाब की योजना मिली थी, इसमें 52,000 रुपये की छूट मिली है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने अपने खेत में तालाब योजना के तहत गड्ढा खुदवाया है, जिसमें मैं मछली पालन करूँगा। खेतों में मेरे पानी भी जाता है और सरकार के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। मैंने अभी नया तालाब बनवाया है, तो इसके लिए पानी की सिंचाई के लिए और मुझे 52,500 रुपये मिले हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ इस तरह की योजना के लिए। भूमि संरक्षण अनुभाग के द्वारा खेत तालाब स्कीम चलाई जा रही है, जो लघु और सीमांत कृषकों के लिए है और ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें जो है किसान को
52,500 की सब्सिडी दी जा रही है। अब तक जिले में 37 तालाब बनवाए जा चुके हैं, जिनमें इस साल 6 लाभार्थियों ने इसमें लाभ लिया है। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें आप किसानों के लिए जो है एक वाटर रिसोर्सेज के तौर पर हम इसको देखते हैं कि वो एक वाटर लेवल बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ इसमें कृषक और क्या कर सकते हैं, इसमें मत्स्य पालन भी कर सकते हैं और सिंघाड़े वगैरह की खेती भी कर सकते हैं। इससे उनको अदर या अन्य इनकम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और जनपद बलरामपुर में सरकारी धान क्रय केंद्र पर पारदर्शिता पूर्वक खरीद होने से किसानों को बड़ी सहूलियत हो रही है। जिले में 900 से अधिक किसानों द्वारा सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचा जा रहा है। धान खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भुगतान से किसानों में खुशी देखी जा रही है। जिले में धान क्रय के 38 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर पारदर्शिता पूर्वक खरीद की जा रही है। जिले में असमय आई बाढ़ ने धान की उपज को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को हर सुविधा प्रदान की जा रही है। जिले में अब तक 35,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 5,182 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। किसानों को सरकारी केंद्रों पर अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। यहाँ पे बलरामपुर मंडी यार्ड में किसानों को धान बेचने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान आते हैं, उनका धान चेक करके उसके बाद तुरंत उनकी तौल शुरू करा दी जाती है और शाम तक उनकी तौल कंप्लीट करा के उनको ऑनलाइन करा के वापस घर भेज दिया जाता है। 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा चला जाता है। यहाँ सरकारी क्रय केंद्र पर मैं अपना धान बेचने आया हूँ। यहाँ प्राइवेट के अपेक्षा बहुत बढ़िया सुविधा मिल रहा है। प्राइवेट से बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ है और खरीद बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और यहाँ 48 घंटे में पेमेंट, धान तौलाने के 48 घंटे के अंदर अंदर भुगतान पेमेंट खाते में पहुँच जाता है। मैं मंडी समिति में धान बेचता हूँ। अच्छी तरीके से यहाँ तौल हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट तौलने के बाद तुरंत हो जा रहा है, हमारे खाते में पहुँच जा रहा है पेमेंट। हमको मंडी समिति ने पूरी व्यवस्था के साथ धान तौला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और बरेली की तहसील फरीदपुर के गांव भगवानपुर कुंदन के किसान मनोज शर्मा ने वकालत छोड़कर खेती में नवाचार कर औषधि फसलों को शामिल किया है। इन औषधि फसलों की खेती करके वह 12 से 15 लाख रुपए की आय अर्जित करने के साथ ही 10 से 15 परिवारों को भी रोजगार दे रहे हैं। मनोज शर्मा ने बताया कि अपनी 10-12 एकड़ भूमि पर पामारोजा, स्टीविया, तुलसी, जंगली गेंदा, लेमन ग्रास और कैमोमाइल आदि औषधि फसलों की खेती शुरू करने पर उन्हें काफी फायदा मिला है। उन्होंने इन फसलों का तेल निकालने के लिए सीमैप से तकनीक मदद प्राप्त कर अपना डिस्टिलेशन प्लांट लगाया है और तेल निकालकर कन्नौज, कानपुर, मुंबई, लखनऊ, असम के व्यापारियों को बेचकर 12 से 15 लाख रुपए की आय प्राप्त कर लेते हैं। मैंने 2015 में पिताजी के देहांत के उपरांत अपना वकालत का पेशा छोड़कर खेती की ओर रुख किया, लेकिन परंपरागत खेती में कुछ बहुत ज़्यादा लाभ ना होने के कारण मैंने कुछ खेती में नवाचार किया, जिसके तहत मैंने मेडिसिनल में कैमोमाइल, स्टीविया, तुलसी, लेमन ग्रास। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, चीन ने तवांग में यथास्थिति को एक तरफा तौर पर बदलने की थी कोशिश। भारतीय जवानों ने चीनी फौजियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम विधेयक है सूचीबद्ध। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे पेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं।
और काशी तमिल संगमम का महाउत्सव जारी। आयोजन में वाराणसी के एमपी थिएटर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, साथ ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच वॉलीबॉल खेल का हुआ आयोजन।